OnePlus Nord CE 5G एंड iQOO Z3 दोनों स्मार्टफोन एकदम सुपर हाइप्ड अप है आज की तारीख में इंडियन मार्केट में। और काइंड ऑफ दोनों स्मार्टफोन सेम प्राइस रेंज में गिरते हैं। आई मीन इतना भी सेम नहीं है। iQOO Z3 20,000 की प्राइस में बहुत ही ईजिली मिल जाता है हर एक कलर वेरिएंट के साथ, जबकि OnePlus Nord CE 5G को 23,000 की प्राइस में लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन इसका बेस वेरिएंट परचेस कर पाना इतना भी आसान नहीं है। बहुत मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। अगर मिल भी जाएगा तो सिर्फ इस ब्लैक कलर वेरिएंट में ही अवेलेबल होता है, जो कि लकीली मुझे मिल गया। बट हाँ, मतलब है ब्रांड्स के अपने अपने अलग अलग टेंट्रम्स, बट एनीवेज दोनों हैं अपने पास। तो आज के इस वीडियो में आपको इन दोनों का कंपैरिजन मिलने वाला है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं दोनों फ़ोन की इन हैंड फील, बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले से। OnePlus Nord हाथ में काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट और काफ़ी स्लिम फील होता है, बिकॉज 172 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। iQOO भी मतलब ऐसे भारी नहीं है, 188 ग्राम इसका वेट निकल गया था, बट इन कंपैरिजन ये ज़्यादा स्लिम और लाइट वेट मुझे यहाँ पर फील हुआ है। दोनों ही प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं, तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से तो मैं दोनों को ही डिसेंट बोलूँगी। यहाँ पर मुझे ऐसे कोई कम ज़्यादा टाइप का नहीं फील हुआ है। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी कि OnePlus ना पीछे की तरफ से दिखने में थोड़ा पुराना टाइप लगता है, बिकॉज ये कैमरा मॉड्यूल काफ़ी पुराना हो चुका है दिखने में। लेकिन फ्रंट से अगर आप डिस्प्लेस को देखोगे तो एस्थेटिकली OnePlus Nord की डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी दिखती है, बिकॉज iQOO में वाटर ड्रॉप नॉच दे रखा है। नीचे की तरफ की चिन भी थोड़ी ज़्यादा बड़ी देखने को मिल रही है, और ऊपर से ये है भी IPS LCD पैनल, जबकि Nord में AMOLED पैनल दे रखा है। तो ज़्यादा बेटर कलर्स, ज़्यादा बेटर व्यूइंग एंगल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। रिफ्रेश रेट के हिसाब से मैं बोलूँगी कि iQOO में ज़्यादा बेटर काम किया गया है, बिकॉज यहाँ पर जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है वो ज़्यादा बेटर फील होता है इन कंपेरिजन टू जो OnePlus में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रखा है। तो रिफ्रेश रेट के हिसाब से iQOO बेटर है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो वो मुझे यहाँ पर OnePlus की ज़्यादा बेटर लगी है। बाकी इन सब के अलावा अभी अगर मैं बात करूं दोनों फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में, तो iQOO में स्नैपड्रैगन 768G 5G प्रोसेसर है और OnePlus Nord CE 5G में स्नैपड्रैगन 750G 5G चिपसेट है। फॉर्चुनेटली दोनों में ही 5G चिपसेट दिए हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो बैंड्स का सपोर्ट है वो बहुत लिमिटेड है। OnePlus में सिर्फ एक 5G बैंड का सपोर्ट दिया हुआ और iQOO में सिर्फ 2 5G बैंड का सपोर्ट दे रखा है। तो 5G की वजह से फ़ोन ले रहे हो ये वाले, देन ये तो आपका क्राइटेरिया डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। बट ऐसे अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सबसे पहले गेमिंग परफॉर्मेंस, बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया आ चुका है यहाँ पर, और जो अच्छी सेटिंग्स आपको मिलेगी वो iQOO में मिलेगी। बट ओवरऑल जो मैंने नोटिस किया है कि आप iQOO में ज़्यादा बेटर गेम खेल पाओगे, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऐसे आपको हाई ग्राफिक गेम वगैरह खेलने हैं, देन मेरे अकॉर्डिंग iQOO ज़्यादा बेटर फील होने वाला है, नो डाउट। एंड ये चीज़ मैंने थ्रॉटलिंग में भी देखा है कि iQOO का जो CPU है वो मतलब कम थ्रॉटल करता है और कंसिस्टेंट है। हमेशा ये 82, 80 के अबव ही इसकी थ्रॉटलिंग रही है। और OnePlus का क्या सीन है ना कि शुरुआत में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, iQOO से ज़्यादा बेटर करता है, लेकिन बाद में इसकी परफॉर्मेंस डिप होकर 60s तक आ जाती है। तो आप इसकी CPU थ्रॉटलिंग जब देखोगे तो 62% तक इसका डिप हुआ है। और ये चीज़ एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स मैंने टेस्ट करी तब मुझे पता लगी है। तो हाँ, ये कंसिस्टेंट नहीं है। बट ऐसे अगर आप एवरेज देखोगे, एवरेज निकालोगे यहाँ पर, तो iQOO का जो परफॉर्मेंस है वो 1,41,000 अप्रॉक्स आया है CPU थ्रॉटलिंग में, और OnePlus का जो एवरेज है वो 1,47,000 आया है। इसका मतलब ये है कि इसका स्टार्टिंग काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन बाद में बहुत बुरा डिप मारता है। तो कंसिस्टेंट नहीं लगा है मुझे OnePlus का CPU यहाँ पर। बाकी इसके अलावा मैंने ऐसे वीडियो भी रेंडर किया है, 4.23 GB का फाइल था, ये काफ़ी बड़ा फाइल था, और रेंडरिंग में iQOO ने कम टाइम लिया है, 5 मिनट्स 27 सेकेंड में पूरा वीडियो रेंडर हो गया था, और OnePlus ने यहाँ पर 8 मिनट 12 सेकेंड का टाइम लिया है। तो ओवरऑल आप इन सारी चीज़ों को देख के ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हो कि परफॉर्मेंस अगर आपकी एक मेन प्रायोरिटी है, देन यहाँ पर iQOO ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। एंड हाँ, अगर आपको 20,000 तक की प्राइस में ही फ़ोन लेना है, देन iQOO Z3 को मैंने Redmi Note 10 Pro Max के साथ भी कंपेयर किया है, वहाँ पर भी AMOLED पैनल है। तो वो कंपेरिजन नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट खैर, अभी बात करते हैं दोनों फ़ोन के UI के बारे में। कोई डाउट ही नहीं है, ना कोई आर्ग्यूमेंट करना चाहिए इस चीज़ में कि Oxygen OS फार बेटर है, FunTouch OS है। ये काफ़ी नीट, क्लीन और काफ़ी सिंपल सा UI है। ये ब्लॉटवेयर के नाम पर भी Netflix और कुछ OnePlus की 2-4 एप्लीकेशन है। इसके अंदर आपको हॉट गेम्स, एप्लीकेशंस, अलग अलग ब्लॉटवेयर टाइप देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे भी बेकार चीज़ मुझे iQOO के मतलब FunTouch OS में क्या लगी है ना, कि यहाँ पर ये काफ़ी सारी परमिशंस खुद से ही एक्सेप्ट करके रख लेता है, और उसके बाद भी अलग अलग एप्लीकेशन जैसे कि आप SMS ऐप,
ऐप या फिर इनकी कॉलिंग ऐप वगैरह खोलोगे तो वहाँ पर भी अलग से परमिशंस मांगता है, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है और समझ में नहीं आता कि ये क्यों, मतलब क्यों दे हम। बट एनीवेज अभी बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन के कैमरा सेटअप्स के बारे में। 64 MP प्राइमरी है दोनों में, लेकिन iQOO Z3 में ISOCELL GW3 64 MP सेंसर है और OnePlus Nord के अंदर OmniVision का 64 MP सेंसर यहाँ पर दिया हुआ है। फ्रंट में दोनों में ही 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी मेरे पास कभी फ़ोन्स आते हैं और मैं उनको रिव्यू करती हूँ, उससे पहले मैं उनके कैमरा सैम्पल्स अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर कर लेती हूँ, ताकि आप लोग डिसाइड कर पाओ कि किसके कैमरास कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन केस अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। बट खैर देखो, दोनों ही वैसे बहुत ही कमाल का परफॉर्म करते हैं। ये कुछ फोटोज़ आप यहाँ पर डेफिनेटली देख सकते हो। दोनों डायनामिक रेंज बहुत ही अच्छी कैप्चर करते हैं। दोनों के कैमरा सैंपल्स में मतलब आप एक चीज़ नोटिस कर पाओगे कि 19-20 का फ़र्क है दोनों के कैमरास। मतलब अगर मैं किसी को बुरा बोल रही हूँ तो बहुत बुरा नहीं है, वो 19 पर है, और जिसको अच्छा बोल रही हूँ 20 पर है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। दोनों के जो स्किन टोन के कलर्स वगैरह है वो काफ़ी अच्छे निकल के आए हैं, लेकिन बैकग्राउंड का जो सन वगैरह आप देख रहे हो, जो बैकग्राउंड की डायनेमिक रेंज है वो ज़्यादा बेटर कैप्चर करी है iQOO ने हर एक कंडीशन में, नॉर्मल, पोर्ट्रेट, वाइड में किया। लेकिन अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट को देखोगे तो iQOO ने थोड़ा सा फेस को ब्यूटीफाई कर दिया है, जो iQOO का स्मार्टफोन करता ही है वैसे, लेकिन ये पोर्ट्रेट में ज़्यादा ब्यूटीफाई कर देता है। तो एडिटिंग का स्कोप एज सच बचता नहीं है। और बाय द वे अगर आप ऐसे लो लाइट वगैरह में फोटोज निकालते हो तो रियर साइड से तो मुझे दोनों का ही परफॉर्मेंस एक टाइप का ही लगा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं फील हुआ। लेकिन फ्रंट में देखा है कि iQOO ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है लो लाइट में। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि OnePlus Nord के अंदर नाइट मोड दिया ही नहीं हुआ है फ्रंट से, अगर आप फोटोज़ लेना चाहते हो तो नाइट मोड मिसिंग है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ जो iQOO के कैमराज में मुझे थोड़ा सा फॉल्ट लगा है, वो ये कि अगर आप फ्रंट से पोर्ट्रेट फोटोज़ निकालते हो तो यहाँ पर आपको बार बार ये बुके इफेक्ट को सेट करना पड़ेगा। कई बार ये कैप्चर कर लेता है, कई बार हिट एंड मिस टाइप का बिहेव करता है, तो आपको बार बार अलग से सेट करना पड़ता है। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर फील हुई है। बाकी इसके अलावा अगर आप वीडियोस वगैरह भी रिकॉर्ड करते हो तो दोनों ही फ़ोन से 4K तक की सेटिंग्स में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। iQOO के अंदर आप 4K 60 FPS तक भी जा सकते हो। स्टेबलाइजेशन के मामले में इस टाइम पर मुझे दोनों के स्टेबलाइजेशन काइंड ऑफ सिमिलर लग रहे हैं, बट ये अपडेट के बाद के सिचुएशन है। iQOO में एक सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है और OnePlus Nord CE के अंदर 2 सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुके हैं। और फ्रंट में मैं बोलूँगी जो स्टेबलाइजेशन है वो ज़्यादा बेटर मुझे OnePlus Nord का लगा है। इसी वजह से आप देख सकते हो कि ज़्यादा जूम्ड ये फ्रेम भी ले लेता है यहाँ पर। बाकी तो हाँ यार, ओवरऑल मैं बस इतना बोलूँगी कि दोनों फ़ोन के कैमराज एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि 19-20 का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, तो वही चीज़ है। आपको किसके कैमराज एक्चुअली में ज़्यादा बेटर लगे आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे इसी के साथ अगर बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में भी बात करो तो iQOO में 55 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है, OnePlus Nord CE में 30 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है, और इसको 0 to 100% चार्ज होने में 1 घंटा 5 मिनट के आसपास लगते हैं 30 वाट के चार्जर से। iQOO को 1 घंटा 20 मिनट के आसपास का टाइम लग जाता है। मैंने 5-6 बार अभी तक चार्ज किया है, कभी 1 घंटा 15 मिनट, कभी 1 घंटा 25 मिनट, एवरेज आउट करो तो 1 घंटा 20 मिनट का टाइम लगता है। कंपनी क्लेम कर दी है 50-55 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा, बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ है। तो अगर आपने ये फ़ोन परचेस कर लिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको iQOO Z3 को चार्ज करने में कितना टाइम लगता है, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए यहाँ पर। बाकी एक चीज़ और मेंशन करना बनता है, Nord के अंदर AMOLED पैनल है तो डेफिनेटली यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, एंड iQOO में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर्स है। यूजुअली भी मैंने ये चीज़ काफ़ी बार काफ़ी फ़ोन्स में नोटिस करी है कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर्स ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर भी लगी है। एक्यूरेसी के मामले में दोनों ऑन पॉइंट लगे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बता दो, दोनों ही के ही जो बेस वेरिएंट है उनमें आपको 128 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर Nord में नैनो सिम स्लॉट दिया हुआ है, iQOO में हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो यहाँ पर तो SD कार्ड डालने का कोई सेंस ही नहीं है Nord के अंदर। iQOO में आप फिर भी डाल सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा लेकिन वो आपकी चॉइस होगी, तो इसका ज़रूर से ध्यान रखना कि आप कौन सा वेरिएंट यहाँ पर परचेज कर रहे हो। और एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप OnePlus के मतलब
आपने पहले फ़ोन नहीं यूज़ करे हैं और अगर आप फ्रेश ये पहला वन प्लस का फ़ोन लेने वाले हो तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी वन प्लस के यूज़र रहे हो पहले और अगर आप इस फ़ोन पे जाओगे तो एक बहुत बड़ी कमी आपको फील होगी, वो होगा अलर्ट स्लाइडर, जो इस फ़ोन में मिसिंग है। बाकी जहाँ तक बात रही करियर एग्रीगेशन की, तो वन प्लस का फ़ोन भाई साहब, इसमें भर के 4G प्लस सिग्नल्स मुझे अपने घर के हर एक कॉर्नर में देखने को मिले हैं। iQOO भी करियर एग्रीगेशन को वैसे सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें मुझे अभी तक 4G प्लस सिग्नल्स इतने अच्छे से नहीं देखने को मिले हैं। तो देखो, अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर। पहली चीज़, अगर आप इससे पहले कभी भी वन प्लस यूज़र रहे हो तो ये फ़ोन आपको प्रीमियम नहीं लगने वाला है। बहुत सारे रीजंस है, चाहे आप बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से देखो या फिर अलर्ट स्लाइडर इन्होंने उड़ा दिया है, तो उस हिसाब से आपको लगेगा कि ये एक चीप फ़ोन है। लेकिन आपने इससे पहले अगर कभी वन प्लस का फ़ोन यूज़ ही नहीं किया और अगर ये आपका पहला फ़ोन होने वाला है, देन पूरे मार्केट को अगर मैं एनालाइज करके बोलूँ तो काफ़ी अच्छा अपने आप में स्मार्टफोन है। आपको यहाँ पर ओवरऑल एक बैलेंस्ड फ़ोन मिलेगा हर एक मायने में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो बाकी चीज़ों में और अगर आपको सबसे बेस्ट कैमराज चाहिए और परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए और बाकी चीज़ों में आप ठीक है कि मैं डिस्प्ले थोड़ा सह लूँगा या फिर UI को भी मैं थोड़ा संभाल लूँगा टाइप का, तो मेरे अकॉर्डिंग iQOO भी बुरी डील नहीं है। ये 3000 रुपये ऊपर से सस्ता भी है, तो थोड़ा सा स्मार्टली हो गया अगर डिसीजन लोगे तो आप आराम से समझ पाओगे कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है। पर्सनली अगर मैं चूज़ करूँ ना यार, तो मेरे लिए एमोलेड पैनल एक हमेशा से प्रायोरिटी रहा है, क्योंकि कैमराज यहाँ पर दोनों में ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो वो मेरे लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। अभी मेरे लिए डिसाइडिंग फैक्टर फ़ोन की डिस्प्लेस बन गई है, तो मैं पर्सनली वन प्लस को चूज़ करूँगी यहाँ पर। बाकी आप कौन सा चूज़ करने वाले हो वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना।